हेलो स्टूडेंट्स, SCIT क्लासेस में आपका स्वागत है। अभी आप MS ऑफिस की क्लासेस ले रहे हैं, जिसमें अभी तक आपने MS वर्ड की क्लास ली। अब आप MS एक्सेल की क्लास ले रहे हैं, जिसमें आप शुरू के 2 वीडियोस में 4 मेन्यूज को पढ़ चुके हैं। फाइल मेन्यू, जिसे 2007 के वर्जन में ऑफिस बटन भी कहते हैं। होम मेन्यू, इंसर्ट और पेज लेआउट। आज हमारा फार्मूला मेन्यू की बारी है। तो ये जो फार्मूला मेन्यू है, इसमें बहुत सारे फंक्शंस हैं। फंक्शंस यानी फार्मूले। क्योंकि एक्सेल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पर वर्क करता है, डाटा पर काम करता है और डाटा से रिलेटेड काम करता है, तो यहाँ पर हम बहुत सारे फार्मूलेस का उपयोग करते हैं। ऐसे कई सारे फार्मूले यहाँ दिए हुए हैं आपको। आप यहाँ देखते तो यहाँ पर सबसे पहला जैसे लिखा है इंसर्ट फंक्शंस, तो ये वो प्रोसीजर होता है, इससे आप फंक्शन को इंसर्ट करते हैं। यहाँ से भी आप किसी फंक्शन को इंसर्ट कर सकते हैं। जब आप यहाँ क्लिक करते हैं तो ये एक विंडो चालू हो जाता है, जिसमें फंक्शंस का नाम, जैसे बाय डिफॉल्ट एक मैक्स आ रहा है, जो कि मैं लास्ट टाइम शायद मैक्स का यूज़ किया हो। तो कई तरह के फंक्शन हम यहाँ से यूज़ करेंगे। हम बारी बारी सारे फंक्शंस का यूज़ तो कर नहीं सकते, पर हम काफ़ी कुछ फंक्शंस का उपयोग करेंगे। ये ऑटो सम है। ऑटो सम में बेसिक 5 फंक्शंस होते हैं, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं: सम, एवरेज, काउंट, मैक्स और मिन। इसका यूज़ आपने होम मेनूज के अंदर किया हुआ है। रिसेंट यूज़ में आप जो रिसेंटली यूज़ करेंगे वो सारे फंक्शंस की लिस्ट यहाँ मिल जाएगी। बाकी जो कैटेगरी वाइज बटे हुए, जैसे फाइनेंशियल फंक्शंस हैं, कई सारे फाइनेंशियल फंक्शंस हैं। लॉजिकल फंक्शंस है, ये लॉजिकल फंक्शंस है। टेक्स्ट, डेट टाइम, लुकअप रेफरेंस, मैथमेटिक, ट्रिग्नोमेट्री एंड मोर फंक्शंस। ये कई फंक्शंस हैं। इसमें से हम कुछ फंक्शंस के बारे में अभी पढ़ेंगे। तो हम यहाँ फंक्शंस अगर देखते हैं तो हमने जो अभी तक पढ़े हैं वो है सम, एवरेज, मैक्स, मिन और काउंट। पहले मैं आपको इसको दिखा देता हूँ। सम फंक्शन ये आप पहले पढ़ चुके हो। इक्वल सम, C5 से C11 तक की रेंज। रेंज वो वैल्यू होती है जहाँ आप उस फंक्शंस को अप्लाई करते हैं। एवरेज, ये रहा एवरेज का फंक्शन। मैक्स यानी दी गए रेंज में मैक्सिमम वैल्यू निकालने का फंक्शन। देन मेन, काउंट। अब हम यहाँ देखते हैं सम इफ। तो सम इफ फंक्शन जो होता है, सम और इफ का कॉम्बिनेशन होता है। तो पहले अपन इफ ही फंक्शन निपटा देते हैं। ये रहा अपना इफ फंक्शन, जो किसी शर्त के अकॉर्डिंग काम करता है। इसका रिजल्ट मैंने यहाँ दिया हुआ है, जैसे देखिए ये फंक्शन लगा हुआ है यहाँ पर। इफ F5 की वैल्यू 60 से ज़्यादा हो तो वो क्वालिफाइड में यस होगा, अदरवाइज नो होगा। तो इस फार्मूले को मैं आपको लगा कर दिखा देता हूँ। एक शर्त है, शर्त के अकॉर्डिंग आपको काम करना है। उसके होने पर कुछ काम होते हैं, उसके ना होने पर भी कुछ काम होते हैं। तो मैंने यहाँ गया, ये एक टेक्स्ट फंक्शन होने के कारण से, सॉरी लॉजिकल फंक्शन है ये, तो क्योंकि एक लॉजिकल स्टेटमेंट होता है। तो ये लॉजिकल वैल्यू टेस्ट करने का इसका फार्मूला है, इसे मैंने फंक्शन लगाया। तो ये फंक्शन आर्गुमेंट में लॉजिकल टेस्ट लगाने की बात करता है। तो यहाँ आप क्लिक करेंगे और बोलेंगे कि ये जो वैल्यू है यानी F16, तो F6 वैल्यू जब बड़ी हो, इससे मैंने कहा 60 से, तो ये जो परसेंटेज का वैल्यू है 66, यदि ये 60 से बड़ा होता है तो हम इसे क्वालिफाइड कहेंगे। क्वालिफाइड, नहीं तो हम इसे नॉट क्वालिफाइड कह देंगे। ठीक, ये हमारा हो गया। अगर ये जो रिजल्ट है, देखिए ये क्वालिफाइड हो गया, 66 क्वालिफाइड हो गया। और जब फार्मूले को हम खींच कर नीचे तक ड्रैग कर देते हैं तो ये 55 नॉट क्वालिफाइड है, 55 नॉट क्वालिफाइड है, 66 क्वालिफाइड है। ठीक, तो ये था इफ स्टेटमेंट। अब सम इफ की बात करते हैं। तो सम फंक्शन लगाना है इफ के साथ, यानी कि आपको उन्हीं को जोड़ना है जो दी गई शर्तों को पूरा करते हो। अब मैंने ये लगाया, यहाँ रिसेंट यूज पर गया, मैंने सम इफ फंक्शन का यूज किया। ये मेरे पास फंक्शन आर्गुमेंट विंडो है, आपको दिखाई दे रहा है साइड में, देख सकते हैं आप इसको। ये यहाँ पर रेंज है, क्राइटेरिया है और सब रेंज है। ये देखिए, ये आपका रेंज। तो मैं किसका रेंज लेना चाहता हूँ, तो मैं हिंदी मार्क्स ले लेता हूँ यहाँ से।
ये मैंने यहाँ से यहाँ तक का रेंज सेलेक्ट कर लिया, ये रेंज आ गया मेरा। एक बार फिर मैं रेंज सेलेक्ट कर देता हूँ उसको मिटाकर, और मैंने ये फिर से यही रेंज ली है। ठीक, तो ये रेंज अभी सही प्रकार से हमारे सामने आई है। C5 से C11 तक की सारी वैल्यूज यहाँ दिखाई दे रही हैं आपको। और मेरा क्राइटेरिया क्या है, किसको मुझे जोड़ना है, जिसका मान 60 से ज़्यादा, यानी इसमें जो भी वैल्यू 60 से ज़्यादा होंगी केवल वही जुड़ेगा। इस समय पाया 242, इसमें जो वैल्यूज 60 से ज़्यादा होंगी वो सब जुड़ जाएंगे। इसके बाद आता है अगला स्टेटमेंट, हाइपरलिंक। हाइपरलिंक आपने एमएस वर्ड में भी पढ़ा है कि जब किसी शब्द से किसी अदर फाइल को जोड़ दिया जाता है, जिससे हम उस शब्द पर क्लिक करने पर संबंधित फाइल खोल लेते हैं, उसे हाइपरलिंक कहते हैं। हाइपर लिंक करना, जैसे यहाँ नोट्स जुड़ा हुआ है, डी ड्राइव में वर्ड नोट्स डॉट डॉक नाम की फाइल, इसको मैं फिर से जोड़ने की कोशिश करूंगा। ये क्या, मैं यहाँ से मैंने हाइपरलिंक को सिलेक्ट किया, लिंक की लोकेशन है डी ड्राइव के अंदर वर्ड नोट्स डॉट डॉक, जो आपको एड्रेस होगा उसको पूरा फाइल के विथ एक्सटेंशन लिखेंगे उस पर, और यहाँ मैंने नाम दे दिया माई फाइल। ये वो नाम होगा जो आपको डिस्प्ले पर दिखाई देगा। ये देखिए, ये माई फाइल यहाँ दिख रहा है, और जब भी इस माई फाइल पे क्लिक करेंगे तो वो वर्ड की फाइल जो यहाँ दी गई थी, जिसे लिंक किया गया था, वो खुल जाएगी। ये खुल गई, ये हो गया हाइपरलिंक। इफ स्टेटमेंट में हम लगा चुके हैं। बात करते हैं फैक्ट यानी फैक्टोरियल की। हमने 10th क्लास में भी पढ़ा हुआ है फैक्टोरियल के बारे में, कि अगर कोई भी नंबर का फैक्टोरियल निकालना हो तो उस नंबर से रिवर्स ऑर्डर में एक नंबर तक पहुंचकर उन सभी का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो वो उसका फैक्टोरियल होगा। चलिए, मैथमेटिकल फंक्शन है, मैथमेटिक्स में गए, ये फैक्ट को लिया, यहाँ उसने पूछा किस नंबर को देखना चाहते हो, तो नंबर को मैंने डाल दिया कि 5, तो 5 का फैक्टोरियल 120 होता है। ओके, देख सकते हैं आप 120 फैक्टोरियल का मान है। एब्सोल्यूट जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट देता है, यानी कि अगर कोई भी नेगेटिव वैल्यू डालेंगे तो उसका पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। इसे यहाँ देखिए 43 लिया, इसका फार्मूला देखिए, ये लिखा है इक्वल एबीएस 43, तो इसका रिजल्ट 43 आया। लेकिन अगर इसका फार्मूला मैंने नेगेटिव भी डाला होता, चलिए मैथमेटिकल फंक्शंस पे चले, ये रहा एब्सोल्यूट, मैंने नंबर यहाँ नेगेटिव डाल दिया 123, तो रिजल्ट मेरा देखिए नीचे देखिए, ये 123 का पॉजिटिव 123 रिजल्ट आएगा। ये देखिए, ये आ गया 123, ये पॉजिटिव, जबकि इसका फार्मूला बोलता है कि मैंने इसकी वैल्यू को नेगेटिव दिया हुआ था। अगला फंक्शन है फ्लोर। ये एक प्रकार के राउंड ऑफ फंक्शंस होते हैं जो किसी भी दशमलव के अंकों के साथ वाले अंकों को राउंड ऑफ करते हैं। ठीक है, अब मैं फ्लोर का यूज करके दिखाता हूँ आपको। मैथमेटिक्स गए और ये मैंने लिया फ्लोर। इसने पूछा किसका नंबर चाहिए, पहला है नंबर, दूसरा सिग्निफिकेंस, मतलब कितने अंकों के हिसाब से चाहिए। तो ये मैंने क्लिक किया और ये नंबर ले लिया मैंने 12.6567, पॉजिटिव नंबर है। ये क्लिक किया, ये D14 में वो नंबर था 12.6567, मैंने ओके किया। मैं सिग्निफिकेंस देना भूल गया, फिर से चलते हैं, ये रहा, और कॉमा करके इसका सिग्निफिकेंस नंबर मैंने डाल दिया है 2। ये रिजल्ट आ गया, ये देखिए रिजल्ट आ गया 12, नंबर था 12.6567, रिजल्ट आया 12। अगर ये नंबर मैं नेगेटिव कर देता हूँ, अब मैं इस नंबर को नेगेटिव नंबर में कन्वर्ट कर देता हूँ, ये मेरा नेगेटिव नंबर है, और इस फार्मूले की जो वैल्यू है ये D14 की जगह मैंने ये वाला नंबर ले लिया जो मैंने यहाँ लिया हुआ था,
तो अभी तो ये 12 है, अब मैं इस नंबर को नेगेटिव कर देता हूँ। अब देखिए कैसे कर इसमें डिफरेंस। एज नंबर का एरर दे दिया उसने, क्योंकि वो एड्रेस गलत ले गया है। ठीक है, कोई बात नहीं, इसको एरिया को हम यहाँ से छोड़ते हैं। इस फार्मूले को हम फिर से लगा देते हैं आपके लिए। ये मैंने लिया फ्लोर, और इस बार इस नंबर को मैं ये नेगेटिव 12.67 लूँगा। वापस गए और सिग्निफिकेंस की वैल्यू मैंने 2 कर दी है। ओके कर दीजिए। मुझे उसमें -2 करना था, क्योंकि नेगेटिव वैल्यूज के साथ उसका सिग्निफिकेंस भी नेगेटिव ही डाला जाएगा। ये आ गया। अगर मैं सीलिंग की बात करता हूँ, ये हमेशा प्लस यानी ऊपर की वैल्यूज को देता है। ये भी राउंड ऑफ करने का तरीका है। मैथमेटिक फंक्शंस पे गया, मैंने लिया सीलिंग, और ये मैंने नंबर लिया। अब मैंने ये पॉजिटिव नंबर लिया है, क्लिक, और सिग्निफिकेंस दिया है 1 का। तो ये हो जाएगा 12 से 13 हो जाएगा। ये देखिए, ये आपने 12.67 का 13 हो गया है। अब इसी पर मैं नेगेटिव वैल्यूज को लगा कर दिखाता हूँ। मैंने इस बार D16 की जगह इस वैल्यू को चेंज किया, और इसके प्लेस पर ये नेगेटिव वैल्यूज को लिया। जो E16 था, आपको ये दिखाई दे रहा है, उस पर मैंने पॉजिटिव, चूंकि नेगेटिव वैल्यू ली है तो यहाँ सिग्निफिकेंस भी नेगेटिव रखना है मुझे, तो मैंने सिग्निफिकेंस नेगेटिव रखा है। ये देखिए, ये आ गया -13। ठीक, तो ये तो फ्लोर सीलिंग था। अब पावर की बात करते हैं। पावर का मतलब होता है घात लगाना। घात यानी कि 2 की घात अगर 2 होगा तो होगा 4, 2 दूनी 4। 2 की घात 3 होगा तो 2 दूनी 4 दूनी 8। तो ये पावर की बात करते हैं। तो पावर फंक्शन लगाने के लिए भी मैथमेटिकल फंक्शन यहाँ आ गया, यहाँ से मैंने पावर फंक्शंस को लिया। चलिए, लिस्ट में यहाँ दिख नहीं रहा, यहाँ देखता हूँ पावर फंक्शन। ये रहा पावर फंक्शन। इसने पहला क्वेश्चन पूछा कि कौन सा नंबर है, तो मैंने कहा 5 का नंबर हो गया। कितने की पावर है, तो मैंने कहा 3 का पावर है, तो 125 रिजल्ट आना चाहिए, है ना। 55 25 पंजे 125, ये आ गया 125। तो पावर यानी घात निकालने का। अगला फंक्शन है लेन। लेन का मतलब होता है किसी भी कैरेक्टर की लंबाई निकालना, कि उसकी लंबाई क्या है। ठीक, तो मैं यहाँ फार्मूला लगाता हूँ लेन का। तो मैंने यहाँ, ये टेक्स्ट फंक्शन है लेंथ, इसलिए मैं यहाँ गया, यहाँ से मैंने लेन को लिया। और टेक्स्ट की सीरीज हम टाइप भी कर सकते हैं। मैंने कहा ठीक, कोई बात नहीं, ये बानखेड़े नाम जो है सर ने, इसका कितना कैरेक्टर्स इसमें यूज हुआ है। एंटर किया, मुझे जवाब मिला कि बानखेड़े में कैरेक्टर 8 यूज हुई। लंबाई इसकी 8। ठीक है, तो ये लेन फंक्शन था। लेन के बाद होता है कॉन्कनेट। कॉन्केटेनेट मतलब कॉन्केट करना, मतलब होता है कि दो स्ट्रिंग्स को आपस में जोड़ देने का काम होता है। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ मैंने फर्स्ट नेम अलग लिखे हैं और लास्ट नेम अलग लिखे हैं। मैं चाहता हूँ दोनों नाम मिल जाए, जैसे गीता शर्मा बन जाए, हरीश वानखेड़े एक साथ लिखा जाए, तो इसका यूज करूंगा। अब मैं यहाँ पर चाहता हूँ टेक्स्ट के इस फंक्शन का यूज करता हूँ। ये सिलेक्ट किया, उन्होंने पूछा है, 2 स्ट्रिंग पूछी है, text1 स्ट्रिंग और text2। तो मैं text1 पर जाकर क्लिक करता हूँ और यहाँ से ले लेता हूँ गीता। ये गीता को सिलेक्ट कर लिया, जिसका एड्रेस है A5। ठीक है, और शर्मा का एड्रेस है B5। तो मैं यहाँ डायरेक्ट भी लिख सकता था A5, B5। यहाँ से एंटर किया, ये दूसरी वैल्यू ली, और यहाँ मैंने ले लिया शर्मा यानी B5। ये देखिए, वही फार्मूला क्रिएट हो गया आपका। अब ये मैंने रिजल्ट को जोड़ दिया, ये मेरा बन गया है गीता शर्मा, एक साथ हो गया गीता शर्मा। ये देखिए, तो इस फार्मूले में अगर देखें तो हमने लिखा है कॉन्केटेनेट A5, B5। अगला फार्मूला है लेफ्ट। तो लेफ्ट हमें बताता है जो टेक्स्ट स्ट्रिंग दिया था
उसके लेफ्ट साइड से आप कितने कैरेक्टर लेना चाहते हैं। अब मैं इसका यूज़ भी कर लेता हूँ, इस बार हरीश का यूज़ करूँगा मैं। तो मैं ये टेक्स्ट पर गया, यहाँ से मैंने लेफ्ट ऑप्शन को सिलेक्ट किया। इसने मुझसे पूछा है लेफ्ट ने कि टेक्स्ट की कौन सी स्ट्रिंग यानी कौन से शब्द का उपयोग करेंगे और कितने कैरेक्टर आप उसमें से चाहते हैं। तो मैंने कहा एक काम कीजिए, आप बांधखेड़े को यूज़ करें, यानी V6 इसका एड्रेस है, और उसमें से आप 4 कैरेक्टर ही मुझे डिस्प्ले करना है। देखिए, तो यहाँ डिस्प्ले होगा बैंक, BANKHEDE को छोड़ दिया गया है। तो लेफ्ट का हो गया। अगर ये आप राइट में चाहते हो तो आप राइट पे ले लो। तो ये मैंने गया टेक्स्ट फंक्शन और यहाँ से मैंने लिया यहाँ से राइट, और मैंने उसी शब्द को फिर से सिलेक्ट किया, B6 इसका एड्रेस है, और मैंने राइट से 4 कैरेक्टर्स मांगे। ओके, ये देखिए BANK लेफ्ट कैरेक्टर्स 4 और HEDE राइट कैरेक्टर्स 4 होंगे। क्लियर। अगला स्टेटमेंट है लोअर। तो हम जानते हैं कि अपर केस लोअर केस सेंटेंस के केसेस होते हैं, कैरेक्टर के केसेस होते हैं। तो जैसे ये अपर केस का लेटर है, अगर मैं चाहता हूँ कि ये लोअर लिस्ट कन्वर्ट हो जाए तो मैं यहाँ फिर वही यूज़ करूँगा टेक्स्ट, और टेक्स्ट में इस बार लूँगा लोअर, ये लिया, और एड्रेस इस बार मैंने इसकी बगल वाली वैल्यू जो भी दी हुई है ना, जैसे बैंक, तो ये बैंक को यूज़ कर लिया। एमएट इसका एड्रेस ये दिख रहा है आपको, एमएट इसका एड्रेस है। चलिए यहाँ से गए वापस और इसे ओके कर दिया। ये देखिए ऊपर कैपिटल बैंक था तो नीचे स्मॉल बैंक बन गया है। ये लोअर केस में कन्वर्ट हो गया। इसी तरह से आप अपर केस में भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो बैंक को मैं वापस कैपिटल लेटर्स में कन्वर्ट करता हूँ। मैं फिर टेक्स्ट पर गया और मैंने इस बार अपर केस को सिलेक्ट करना है। ये मैंने अपर केस को सिलेक्ट किया, ये मेरे पास आया अपर, इसमें फंक्शन आर्गूमेंट में अपर आया है, इसमें टेक्स्ट स्ट्रीम देना है। ये क्लिक किया और मैंने इस बार ये छोटा वाला बैंक यूज़ किया है, क्लिक, ओके। देखिए वापस से कैपिटल बैंक में कन्वर्ट हो गया। ठीक, तो ये तो था आपका लेफ्ट राइट लोअर अपर, ये तो टेक्स्ट के फंक्शंस हो गए। अब मैं यहाँ देखता हूँ डेट के फंक्शंस में, जैसे ये लिखा है नाउ, नाउ का जो है वो करंट डेट शो कर देगा। जैसे आज क्या डेट है ये देखना हो तो मैं नाउ फंक्शन का यूज़ करूँगा। वैसे सिंपल तरीका है NOW नाउ लिखिए, इक्वल का साइन लगाना बहुत जरूरी है फॉर्मूले के अंदर, आपको पता है, तब तक वो एक्टिवेट नहीं होगा। ये देखिए ये बाय डिफॉल्ट डेट टाइम आ गया है नाउ। अगर इसको दूसरे तरीके से लगाना हो तो डेट टाइम पर फिर जाओ, तो वहां से नाउ फंक्शन पे लो, उसे क्लिक कर दो, ये देखो ये आ गई डेट। ठीक, अगर आप डेट को जिस तरह से ये लिखा है इस तरह की डेट लिखना चाहते हैं तो आप डेट फंक्शन का यूज कर लीजिए। ठीक, वैसे आप जनरल वैसे भी लिख सकते हैं, सब कोई परेशानी नहीं है, आप डायरेक्ट डेट लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ एक तरीका इन्होंने दे दिया है कि आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं जैसा मैंने यहाँ दिया है। तो डेट में ईयर अलग लिख दीजिए, मंथ अलग लिख दीजिए, डेट अलग दीजिए। तो मैंने ईयर लिख दिया 2019 12वां महीना और 23 तारीख। अगर मैंने इसको ऐसे डाला है तो मेरा रिजल्ट जो होगा बस हो जाएगा 12/23/2019। तो ये डेट को आपने लिखने का तरीका हो गया। डेट के बाद का फंक्शन है डे। अब देखो डेट के साथ आपने केस देखा है कि यहाँ एक डे होता है जिसका नाम है 23, एक मंथ होता है जिसका नाम है 12, और एक ईयर होता है जो 2019 है। तो ये जो डे आप निकालना चाहते हो इस डेट के अंदर के क्या तारीख थी, तो मैं डेट डे फंक्शन का यूज़ कर लूँगा। तो मैंने ये गया यहाँ से मैंने वापस वही डेट फंक्शन यूज़ किया और यहाँ से यूज़ किया डे, और डे की वैल्यूज़ मैंने यहाँ से ली है ये जो मैंने डेट फंक्शन में डाली है, उसको सिलेक्ट करने के बाद ओके कर दिया। तो मुझे यहाँ मिल गया 23। तो इस डे में 23 एक डेट है। ये देखिए और टेक्स्ट की
रेंज छोटी कर दे रहा हूँ, आपको दिखेगा कि डेट थी 23/12/2019, तो उसमें डे है 23। उसी तरह से मंथ और ईयर भी निकाल सकते हैं। तो मैं मंथ निकाल देता हूँ आपको उसके अंदर। ये डेट टाइम पर गए, ये मंथ लिया, ये क्लिक किया, इस डेट को सिलेक्ट किया, इसमें से मंथ निकालना है, 12 रिजल्ट आएगा, इसको क्लिक किया, देन ओके कर दिया, ये देखिए 12। अब तीसरे में ईयर निकालूंगा, फिर डेट टाइम पर गए, लास्ट ऑप्शन ईयर को सिलेक्ट कर लिया, फिर वैल्यू मांगी तो मैंने उसको यही वाली डेट दी है 23/12/2019 की, क्लिक ओके। तो अब आप इसको देख लीजिए, डेट है 12/23/2019, जिसकी तारीख है 23, मंथ है 12वां और ईयर है 2019, ये आपको शो हो रहा है। तो ये बेसिक्स फंक्शन है जो हम इसमें उपयोग करते हैं। इसके बाद जो इसका अगला टॉपिक होता है वो होता है नेम मैनेजर। क्या होता है कि हमें बार बार अगर ये रेंज देनी पड़ेगी, जैसे मैंने 16 से लेकर 88 तक इस रेंज को कई बार यूज़ किया है, यहाँ सम में, एवरेज में, मैक्स में, मिन में, काउंट में, अब बार बार यूज़ कर रहे हैं, तो हम चाहें तो इसको नाम दे सकते हैं हिंदी। ये ऊपर नाम लिखा है ना, आप डायरेक्ट सिर्फ हिंदी लिख दोगे तो भी काम चल जाएगा। ये कब पॉसिबल है? जब आप डिफाइन नेम का यूज़ करेंगे। ठीक, तो मैं सबसे पहले डिफाइन नेम कर लेता हूँ, क्लिक, नाम दिया उसमें हिंदी, जो आपकी सिलेक्शन की लिस्ट थी ऊपर से, और रेंज इसकी दिया है शीट 3 में, एक ही फील्ड दिख रही है। आप इसको बढ़ा सकते हैं, तो यहाँ से जाएं और पूरी पूरी इसको यहाँ से यहाँ तक की वैल्यूज को सिलेक्ट कर लें। ओके, ठीक है। आपको रिजल्ट समझ में नहीं आया क्योंकि रिजल्ट अभी यहाँ आएगा नहीं, आपने सिर्फ इसका नाम हिंदी नाम से सेव कर दिया। अब मैं अगला देखता हूँ इंग्लिश को, मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ नीचे तक का इंग्लिश, देन फिर डिफाइन नेम इंग्लिश, एड्रेस बार नीचे दिख रहा है। ओके, तो मैंने हिंदी इंग्लिश नाम से दो सेव कर दिए। अब मैं कोई भी फार्मूला लगाऊं, यहाँ जो लिखा है ना यूज इन फार्मूला, इसका उपयोग भी कर सकते हैं उसमें। होगा कैसे वो दिखा देता हूँ मैं आपको। अब जैसे मैं यहाँ नीचे एक फार्मूला लगा देता हूँ मैक्स, तो मैंने कहा बराबर मैक्स और ब्रैकेट ओपन, और यहाँ से यूज इन फार्मूले पर क्लिक किया और यहाँ से ले लिया मैंने हिंदी, ये ले लिया हिंदी। देखिए फार्मूले में लिखने लगा हिंदी, तो मैंने इसको क्लोज कर दिया। तो जो भी हिंदी के नंबर होंगे इसमें मैक्सिमम नंबर आपको मिल जाएगा। तो मैक्सिमम नंबर क्या था हिंदी में? 88, आप देख सकते हैं 88 इसमें मैक्सिमम नंबर था। अगर आप हिंदी की जगह इंग्लिश ले लेंगे तो हिंदी के शब्द को यहाँ से हटाइए, इंग्लिश, इंग्लिश का मैक्सिमम मार्क्स क्या है? 99। तो आप यहाँ लिस्ट में देख लीजिए इंग्लिश का मैक्सिमम मार्क्स 99 है। तो ये तो था आपका डिफाइन, यानी कि आप किसी भी कॉलम को डिफाइन कर सकते हैं। क्लियर? तो आपने कॉलम को डिफाइन कर लिया कि ये पूरा कॉलम का जो भी फील्ड्स हैं उसको सिर्फ एक सिंगल नाम से मैं यूज कर सकता हूँ, मुझे बार बार एक लंबी सीरीज सेलेक्ट करने की आवश्यकता नहीं। आप नेम मैनेजर से क्या करते हैं? नेम मैनेजर से मैनेज करते हैं। क्या मैनेज करना है? जैसे कि नया नाम डिफाइन करना हो, जैसे यहाँ देखिए क्या करना है, ये देखिए DA 40 इंग्लिश हिंदी ये लिखे हुए हैं। आप इसको नया भी डिफाइन कर सकते हैं, आप इसे करेक्शन भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। तो मैं एक करेक्शन क्यों आवश्यक होता है वो बता देता हूँ। अगर आपने यहाँ पर किसी रिकॉर्ड को डिलीट कर दिया है या फिर आपने नया रिकॉर्ड जोड़ा है तो आपको यहाँ तो करेक्शन करना होगा। जैसे मैंने इसको डिलीट कर दिया तो मेरी रेंज तो कम हो गई। तो रेंज को अगर सेट करना है तो मैनेज नेम मैनेजर पर जाएंगे, आप उसमें हिंदी को सिलेक्ट करेंगे, उसको एडिट करेंगे, एडिट करते एडिट विंडो खुलेगी, इसमें लिखा होगा नेम हिंदी, कमेंट कुछ एक्स्ट्रा दिया नहीं हमने, और ये मैंने जो रेंज दी हुई है इसको आप रीडिफाइन कर लेंगे, यहाँ से जाकर फिर से दोबारा इस रेंज को सिलेक्ट करेंगे, लेकिन कम वैल्यू, एक वैल्यू को छोड़ दिया है मैंने। आप यहाँ बढ़ा भी सकते हैं, ओके कर देंगे, ये आपका आ गया। ठीक है, तो ये आपका था आपका नेम मैनेजर। यहाँ से आप किसी चीज़ को भी डिलीट कर सकते हैं, जैसे मैंने इसको यहाँ डिलीट कर दिया, ये मेरे डिलीट हो गया।
तो ये मैं इंग्लिश को भी डिलीट कर देता हूँ और मैं हिंदी को भी डिलीट कर देता हूँ। तो यहाँ मैंने क्या किया था कि एक एक फील्ड को एक एक बार क्रिएट किया था। अगर मैं चाहता हूँ कि दोनों फील्डें एक साथ क्रिएट हो जाएं, तो यहाँ क्रिएट फ्रॉम सेक्शन जो उसका अगला ऑप्शन होता है उसका यूज़ करेंगे। तो हम क्या करेंगे, हम इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे और क्रिएट फ्रॉम सेक्शन पे जाएंगे। किसको लेना है, तो मैं इसमें बोला गया कि आप टॉप रो के हिसाब से ले लें। तो ये टॉप रो हिंदी और इंग्लिश इसमें शब्दों का उपयोग किया जा सकता है, तो मैंने किया इसको ओके। अब देखिए वो सेम का सेम फार्मूला लग जाएगा। आप चाहो तो मैनेजर पे जाके देख सकते हो, या इंग्लिश और हिंदी, क्योंकि मैं इसको डिलीट कर चुका था तो ये दोबारा आ गया है। स्कोप इसका वर्कबुक, यानी पूरी वर्कबुक पे ये काम करेगी। तो ये था आपका डिफाइन नेम, जिसमें था डिफाइन नेम और यूज फार्मूला। पूरे अगर एक से ज़्यादा फील्ड्स क्रिएट करना हो तो क्रिएट फ्रॉम सेक्शन। अगर आप दी गए फील्ड्स को एडिट करना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं, या नया रिकॉर्ड भी यहाँ से ऐड करना चाहते हैं, तो नेम मैनेजर का उपयोग करेंगे। ये आसान बना देता है हमारे फार्मूलेस को, क्योंकि हमें पूरा लंबा सा सेल एड्रेस या लंबा सी रेंज को सिलेक्ट नहीं करना पड़ता। सिर्फ पूरी रेंज के जिस नाम से उस रेंज को डिफाइन किया गया, सिर्फ उस नाम को लिखना ही काफ़ी होता है। हमारा अगला ऑप्शन होता है फार्मूला ऑडिटिंग। फार्मूला ऑडिटिंग, फार्मूला ऑडिटिंग मतलब आप जो फार्मूला लगा रहे हैं उसका ऑडिट करना है आपको। इसका पहला हिस्सा है ट्रेस प्रेसिडेंट, दूसरा है ट्रेस डिपेंडेंट, तीसरा है रिमूव एरोस। शो फार्मूला और एरर चेकिंग। एरर चेकिंग पे तो बाद में देखा जाएगा, पहले हम देखते हैं कि ये होता क्या है। तो जैसे ही हम देखते हैं कि कोई भी वैल्यूज होती हैं, अभी मैं एक आपको छोटा सा एग्जांपल करके भी यहाँ दिखा देता हूँ कि मैंने यहाँ पर एक ये वाली वैल्यूज को हटा देते हैं, एक छोटी सी वैल्यूज लेता हूँ। यहाँ मैंने एक वैल्यू को लिया है, इक्वल का साइन, एक वैल्यू प्लस दूसरी वैल्यू प्लस तीसरी वैल्यू प्लस चौथी वैल्यू, कहीं से मैं वैल्यू को उठा रहा हूँ। ये 491 जो वैल्यूज है, इसने जो रिजल्ट आया 491, इसने किस किस वैल्यू को लिया हुआ है। तो आप यहाँ क्लिक करेंगे ट्रेस प्रेसिडेंट। तो जैसे ट्रेस प्रेसिडेंट करेंगे तो आपको सारे एरोस की से पता चल जाएगा कि 491 किस किस का जोड़ है। सब पर मार्क लग गया है कि मुझे इसका ये जोड़ यूज किया हुआ है। एरो रिमूव कर देते हैं। तो ट्रेस प्रेसिडेंट बताता है कि जो फार्मूले का रिजल्ट है वो किन किन वैल्यूओं का उपयोग कर रहा है। तो ट्रेस डिपेंडेंट ये बताता है कि ये जो वैल्यू मैं यूज कर रहा हूँ इसका उपयोग कौन सा फार्मूला कर रहा है। तो जैसे 66 को मैंने सेलेक्ट किया और ट्रेस डिपेंडेंट किया, तो उसने बताया कि 66 का उपयोग 491 में हो रहा है, 264 में हो रहा है, 154 में हो रहा है, 58, 66, यहाँ ये सब जगह इसका उपयोग हो रहा है, टोटल में भी उपयोग हो रहा है। तो ये बताता है कि दी गई वैल्यू का उपयोग कौन कौन कर रहा है, और प्रेसिडेंट बताता है कि ये किसका उपयोग कर रहा है। तो रिमूव एरो से आप एरो को रिमूव कर सकते हैं। अगर आप फार्मूला देखना चाहते हैं कि क्या फार्मूला लगा है, तो आप शो फार्मूला कर दीजिए। शो फार्मूला कर दे, उस जगह पर जहाँ वैल्यू लिखी हुई थी उस जगह पर सिर्फ फार्मूला शो होने लगता है कि ये फार्मूला। देखिए सब जगह जहाँ भी फार्मूले लगे हुए थे सब जगह सिर्फ फार्मूले शो होने लगे। इस जगह ये फार्मूला लगा है, इस जगह ये फार्मूला लगा है। ये फार्मूला हटा देते हैं तो वैल्यूज को शो करेगा। एरर चेकिंग की आवश्यकता नहीं है। अगर आप फार्मूले को इवेल्युएट करना चाहते हैं कि क्या रिजल्ट कैसे आया ये 491, तो मैं फार्मूला को इवेल्युएट कर लूंगा। जैसे ये रिजल्ट यहाँ पे दिया हुआ है आपको, ये पूरा पूरा एक फार्मूला लगा हुआ है, D10 C7 E5 C9 F, ये अलग वैल्यूज है। तो ये रिजल्ट कैसे आया, तो मैं इसको इवेल्युएट करूंगा बार बार। तो मैं इसको मैग्नीफायर ग्लास को बंद कर देता हूँ, इवेल्युएट कीजिए। देखिए पहली वैल्यू थी 23, अब आप यहाँ देखते हैं फिर से 23 इवेल्युएट। दूसरी वैल्यू थी 55, तो इन दोनों का जोड़ आना चाहिए अब, इवेल्युएट। तो इसका आंसर था 78, 23 55 यानी 78। अब उसमें E5 को जोड़ना है, इवेल्युएट। E5 के अंदर था 165, तो जोड़ने के बाद आंसर निकला मेरा 243। उसमें C9 जोड़ना है। तो आप एक एक स्टेप करते जाइए, एक एक स्टेप उसको एवेल्युएट करती जाएगी, रिजल्ट बताती जाएगी, फाइनल रिजल्ट तक आप आ जाएंगे। फाइनल रिजल्ट 491 तक आप आ जाएंगे। तो इसे बोलते हैं इवेल्युएट फार्मूला। अब बाकी जो ऑप्शंस हैं उनकी आवश्यकता हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग पे नहीं है, तो हम इसको अब एडवांस एक्सेल की तरफ ही देखेंगे। तो ये आज की हमारी क्लास थी। आप लोग वीडियो जब भी देखें तो पूरा देखें, कभी भी आधा वीडियो ना छोड़ें,
है ना। कुछ लोगों के पास समय की कमी होती है, वीडियो को आधा छोड़ देते हैं। और दिए गए वीडियो के नीचे कमेंट्स ज़रूर लिखें कि आपको कोई समस्या हो तो वो लिखें, कुछ समझना चाहते हो तो वो लिखें, लाइक करते हैं तो वो लिखें, अच्छे कमेंट डालें। ये आप इस पे ज़रूर डालें, ठीक है। थैंक यू, आज की क्लास के लिए काफ़ी है। अब नेक्स्ट में हम डाटा और अदर शीट्स के बारे में बात करेंगे।